प्यारे बच्चों, हम लोग प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं, MCQ। आपके पुलिस भर्ती में 150 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, जीके और हिंदी, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। ये सेम जो पिछली भर्ती में आया हुआ है वही क्वेश्चन है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। 114 नंबर। देखिए, पहला इसमें दिया, हिंदी में पहला है ये। वैसे पूरे पेपर में ये 114 नंबर पर है, ठीक ना, लेकिन हिंदी में पहला है। तो ये दिया 114 का, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। आपको केवल 10 सेकंड मिलेगा और 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक। चलिए, पहला देखिए, साहित्य में रस का क्या अर्थ है, जल्दी बताइए। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य में मिलने वाली आनंद आनंदानुभूति आनंदानुभूति इसमें से कौन है? इसमें से कौन है आपको बताना है, जल्दी बताइए। देखिए, 114 का डी सही है, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, ठीक ना, अनुभूति, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर डी 114 का, क्वेश्चन नंबर सी देखिए। क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 115 का बताना है। 2, 6, 3, 4। अब हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक ना। 115 का डी 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होते हैं। पहला ए है रस, बी है अलंकार, सी है गुण और डी है छंद। 116 का बी अलंकार। 117 में दिया है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजक हैं। ए है उष्म, बी है अंतस्थ और डी है स्पर्श, सी है स्पर्श और डी है अयोगवाह। 117 का बी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कृपा, मित्र, कार्य, त्योहार। 118 का कौन सही है? 10 सेकंड है आपके पास, बताइए। कृपा, 118 का कृपा। 119 देखिए, किस वचन किसका बोध करता है। ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, बी प्राणी या वस्तु के एक होने का, सी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, डी प्राणी या वस्तु के लिंग का। वचन किसका बोध करता है, बताना है। वचन क्या करता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक ना, ये ना, यानी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 120, उसमें दिया हुआ है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है। कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण और कर्ता कारक। 120 120
संबंध का अधिकरण कर्ता कारण, यानी 120 का डी कर्ता कारण। क्वेश्चन नंबर 121। 121 निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? देखो ये सर्वनाम है, यानी सर्वनाम भी आता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, यानी ठीक ना, ये भी आता है सब। तो नाउन यानी सर्वनाम, ठीक ना, ये प्रोनाउन, तो ये सर्वनाम कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पहला, आज बरसात होगी। बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। सी, घर का काम कर लो। और डी, सीमा और रीमा बहनें हैं। इसमें से कौन सा 121 का सर्वनाम का प्रयोग हुआ? किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ? बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक ना। मैं सर्वनाम किसे कहते हैं? जो नाम के बदले प्रयोग किया था उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो ये बी हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 122। विशेष किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? पहला है संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। आप तो पढ़ चुके होंगे, बताइए जल्दी करिए। 122 का विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? देखो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, ठीक ना। विशेषण का क्या है खासियत है कि क्या होता है? ये संज्ञा की विशेषता बताता है। और इस किसका बताता है? संज्ञा के साथ साथ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, ठीक ना, दोनों की विशेषता बताता है। उसको उस शब्द क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक ना। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ये तो पढ़ चुके होंगे आप लोग, बहुत आसान है। 123 कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। कितने होते हैं? कर्म के आधार पे यानी 2 होते हैं, ठीक ना। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है प्रथम सकर्मक और द्वितीय अकर्मक। प्रथम सकर्मक और द्वितीय अकर्मक होते हैं। 124 देखिए, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा, मृत्यु। ये काल दिया हुआ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है बताना है, जल्दी बताइए। 10 सेकंड है आपके पास। 20 सही है इसमें, ठीक ना। समय, ये व्याकरण में काल का मतलब, ये मृत्यु मत समझना, काल का मतलब होता है समय से मतलब है इसमें व्याकरण में, ठीक। व्याकरण में काल का क्या होता है? अर्थ है समय से। हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हिंदी में कितने काल होते हैं? 3, वर्तमान, भूत, भविष्य। देखो 25 देखिए आपको, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अवदान कारक, करण कारक, कर्ता कारक। कर्ता कारक 125 का बताना है आपको, कौन सा इसमें है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा बताना है? इसमें संप्रदान कारक है, ठीक है ना, ए सही है। संप्रदान कारक उस कारक को कहते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, ठीक ना। इसकी विशेषता विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति को, के लिए, ठीक ना, इसकी विभक्ति होती है। ये बहुत आसान है, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट करिए। इतना हम सूटेबल पढ़ाएंगे, इतना अच्छी तरह कि आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हिंदी एकदम कुछ नहीं है। हिंदी अगर एक बार पढ़ लिए ना, अब पूरा में पूरा कर लोगे। संज्ञा, सर्वनाम, विभक्ति, कारक, ये सब बहुत आसान है।
काल, वर्तमान काल, वो तो ठीक ना। देखो अब इसमें देखिए 26 में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है। भवदिया, ठीक ना, भव दिया, बी डिबिया, सी साध्वी और सी संचालक। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? 126 का बी डिबिया, ठीक ना। 126 दिया है ना, 126 का पुल्लिंग पूछ रहा है। हाँ 126 संचालक, संचालक होगा, ठीक ना। पुल्लिंग क्या होगा? डी सही है इसमें, संचालक। अब देखिए 127 का निबंध में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र और परख। इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है बताना है आपको। 127, 10 सेकंड है आपके पास, बताइए जल्दी। 127 में परख, डी सही है। क्या कहते हैं? किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और उसके विकृत रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तत्सम और तद्भव में आपको जानकारी हो गई। किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो उसकी विकृत होती है, उसमें परिवर्तन, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तत्सम और तद्भव दो होते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि का अग्नि 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 क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? तत्सम है। और इसका धरती क्या हो जाएगा? तद्भव। अब क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, दिया हुआ कि किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? तत्सम तो सभी बताए हैं आपको। उसमें सभी में क्या होगा? सभी में तद्भव होगा। आग, जीव, घर, बी पत्र, फूल, हाथी, सी पर बरखा, रात, सत्य और उच्च, दुर्बल, पुष्प। इसमें सभी तद्भव अभी बताएं, तद्भव और तत्सम। तत्सम क्या है? मूल शब्द होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? विकृत शब्द होते हैं, विकृत रूप, ठीक ना। उसके क्या होते हैं? विकृत रूप होते हैं। तत्सम के ही क्या होते हैं? विकृत रूप तद्भव होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव तत्सम शब्द के विकृत रूप होते हैं, ठीक। और तत्सम क्या होते हैं? उसके मूल रूप होते हैं। बस याद, इतना याद करिए बस। अब 128 का क्या है? 128 में पहला ही आग, जीव, घर अभी बताए हैं। ए तत्सम क्या होता है? अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। और आग क्या है? तद्भव है, ठीक ना। जीव, घर, जीवा, जीवा उसका जीवा हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा? जीवा। और तद्भव जीव हो जाएगा, ठीक ना। गृह, घर, ठीक ना। तो ये आपका बहुत आसान है। तद्भव तत्सम क्या है? बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 129, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दूध का पर्यायवाची बताना है इसमें। ए दूध, पय, गौरस और अमीय। पर्यायवाची पूछा, पर्यायवाची तो सबको याद है। पर्यायवाची बताइए दूध का। नहीं है कह रहा है, इसमें नहीं है कह रहा है। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड है आपके पास, बताइए इसमें से डी, ठीक ना। डी नहीं है, बाकी सब है। तो अब क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, सापेक्ष का सही विलोम शब्द है। सापेक्ष का सही विलोम होगा, कौन सा होगा? निरपेक्ष विलोम पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है? पर्यायवाची पूछा है, यहाँ पे विलोम पूछा है, यानी पर्यायवाची विलोमात, ठीक ना। ये ध्यान रखना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो पर्यायवाची सब रट जाइए और सब विलोम शब्द रट जाइए, ठीक ना। सापेक्ष का सही विलोम होगा, क्या होगा इसमें बताना है। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 130 यानी निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, सभी को पता है। 131 देखिए, दिया हुआ 131 का अंक शब्द के अनेक शब्द का समूह चयन कीजिए, ठीक ना। शब्द के अनेकार्थी शब्द पूछ रहा है। अनेकार्थी शब्द जानते ही हो। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही है बताना है आपको, 10 सेकंड है। यानी
इसका गोद संख्या अध्याय, ये आपका सही है। बी, क्वेश्चन नंबर 100 आपको 32, 132 देखिए, 132, 31 यानी 32। देखो 132 दिया हुआ आपको, एक 132 है आपको दिया हुआ कि अपराध बोध में से कौन, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द पूछ रहा है, ठीक ना। 132 जल्दी बताइए, 132 कौन सा होगा? ए बी सी। ए दिया है लज्जा, बी दिया है निंदा, और सी दिया है आत्मग्लानि, और डी है पश्चाताप। कौन सा सही है? कर अपराध बोध में होने वाले ग्लानि यानी पश्चाताप। कौन सा है? पश्चाताप। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, 133 है ना, 133। चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सी डी, 4 दिया हुआ, 4 में से आपको बताना है कौन सही है। जल्दी बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। इसमें से पुराना वस्त्र, ठीक ना, ये डी सही है। 134 देखिए, मम उपसर्ग से बना शब्द है। मम से उपसर्ग से बना कौन सा है? संयोग, सुगम, सुकर्म, संभाव, स्वयं। कौन सा है? 134 यानी ए संयोग है, संयोग, ठीक ना। 35 देखिए, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गीला, इला, ला, इला। देखो प्रत्यय, इसमें कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? इसमें डी, इला। कौन सा है? इला। It's 23:14. क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है ना। मम उपसर्ग में उपसर्ग बना, किससे बना है? संयोग, सुकर्म, स्वभाव, स्वम, यानी ए सही है इसमें। और ये हो गया, इसमें कौन सा सही है? इसमें इला सही है, ठीक ना। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यानी इला शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें 35 देखिए, सूर्योदय में कौन से संधि है? सूर्योदय में गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ। देखो संधि, संधि तो फेवरेट है। संधि आपको आता है? संधि ऐसा आपको बताएंगे कि कभी जीवन में नहीं भूलेगा, जीवन में नहीं भूलेगा आपको संधि। अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो देखिए, संधि के बारे में कितना एकदम स्पष्ट बताएं। यहाँ दिया हुआ है कि सूर्योदय में कौन सा संधि है? गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ। 36 का ए सही है, ठीक ना, यानी गुण संधि है। कौन सा है? गुण संधि। सूर्य धन उदय क्या होगा? सूर्योदय, ठीक ना, तो इसमें गुण संधि है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है। बी, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। कौन सा सही है? तो अब पढ़ने से पता चल गया होगा कौन सा सही है। क्वेश्चन 137 का डी सही है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर
देखिए वाक्य शुद्धि का है ये क्या है, ये वाक्य शुद्धि का है, इसमें वाक्य शुद्धि भी आता है, ये ध्यान रखिए, वाक्य शुद्धि भी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, सजन शब्द में समास है, समास भी आएगा। समास में क्या है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कौन सा समास है, समास आता है कि नहीं आप लोगों को? अच्छा, तो बताइए इसमें कौन सा है? 138 का कर्मधारय समास है। सज्जन क्या है, कर्मधारय समास, ठीक ना। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। देखो इसमें क्या होता है, जिस समास के दोनों शब्द के बीच विशेषण और विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो। विशेषण विशेष, देखो विशेषण किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक ना। और किसकी विशेषता बता रहा है तो वो विशेष हो गया, तो विशेष और विशेषण समझ में आया, ठीक ना। या उपमेय और उपमा। अब क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, उच्च वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? कमेंट कीजिए, कमेंट। जो देखो जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है हिंदी में उसको कमेंट करेंगे तो उस पर एक विशेष प्रकार के वीडियो बनाया जाएगा, ठीक ना। उसके माध्यम से आपको बारीकी से समझाएगा। एक बार 15 मिनट का वीडियो एक बार देखें, आपका वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट करिए हिंदी में, जो टॉपिक आपको कमज़ोर लगे, नहीं आ रहा, उस पर कमेंट करिए, उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, वाक्य में कितने भेद होते हैं इसको बताना है। 139 बताना, जल्दी करिए, बताइए, 10 सेकंड है आपके पास, आपके पास 10 सेकंड है। इसमें से क्या होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। डी सही है। हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 140, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद है। कौन सा भेद है? परिणामवाची, निष्पाद, समुच्चय बोधक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कौन सा? 140, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। 140 का 140 का 20 सही है, ठीक ना। निष्पाद, निष्पाद आता है कि नहीं आता है? जो टॉपिक आपको नहीं आता है उस पर आप कमेंट कीजिए, उस पर हम आपको ऐसा सरल भाषा में वीडियो बना के देंगे, आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक ना। उसको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ लेकिन कमेंट करके देंगे तब। देखो कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का, अच्छा ये देखिए 140 का कौन सा होगा? निष्पाद बता दें, 20 सही है, ठीक ना। 140 का बी। देखो निष्पाद में क्या होता है, कोई लिंग या वचन नहीं होता है, मूलतः इसका उपयोग अव्यय के रूप में होता है, ठीक ना। अव्यय के रूप में होता है। अब क्वेश्चन 100 कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, क्या है? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयबोधक। अगर आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है कमेंट में लिखिए। इस पे तो हम आपको ऐसा बना के देंगे ना, जीवन में नहीं भूलोगे, जीवन में इस टॉपिक को।
और आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता है तो कमेंट करिए। देखिए दिया है कि प्रश्नवाचक अल्प विराम पूर्ण विराम विस्मयबोधक। बताइए इसमें डी सही, विस्मयबोधक है, ठीक ना, विस्मयबोधक। 142 बाल की खाल निकालना। मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर बात करना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। इसमें से कौन सही है? ए बी सी 4 ऑप्शन है, ए बी 4 ऑप्शन है। देखिए बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर बात करना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, और डी है मुश्किल काम करना। कौन सही है? 142 का सी सही है, ठीक ना, 142 का सी। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख, चांद न दिखाई देना, चांद न दिखाई देना। 143 देखो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का सुख, यही सही होगा, ठीक ना, पहला ही सही होगा, इसमें पहला ही सही है। अब देखो आपको पढ़ते ही समय लग जाएगा कौन सही है, ठीक ना, आपको पढ़ते समय लग जाएगा कि कौन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिन की चांद दिखना सुख किसको। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कमानी के रचयिता हैं कौन है? प्रसाद निराला पंत महादेवी। इसमें से बताना है कौन है। चौवालीस प्रसाद जी हैं, ठीक ना, 44 का ये सही है। अब देखिए इसमें एक इसके हिंदी में देता है, एक पैराग्राफ देता है, ठीक ना, उसमें से आपको क्वेश्चन करने होते हैं पैराग्राफ से। देखिए दिया हुआ है प्रश्न संख्या 145 से 149 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए, ठीक ना। कह रहा है कि कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं, संगीत के पागल ही स्वयं संगीतकार से अनेक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ हैं, यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति स्वभाव भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चिल्ले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत
है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुस्लिम ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उसका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। देखो ये क्वेश्चन, ये आपका गद्यांश हो गया। इसमें क्वेश्चन आपको देखो अब दिया है, अब आपको बताना है। आपको कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है, उसको आपको बताना है। जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है। जो कविता के मर्म को समझ कर उसके रस में डूब जाता है, वही है। ये सही है, ठीक ना। 145 का ए। 146 देखिए, क्वेश्चन नंबर 146, 146, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 146, अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है जाति तथा धर्म, आचार विचार, भक्ति, श्रद्धा, रंग तथा रूप। क्वेश्चन नंबर, पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तोड़ने वाले की दृष्टि में, देखने वाले की दृष्टि में, स्वयं पुष्प में, पाने वाले की दृष्टि में, कौन में है? 147, यानी देखने वाले की दृष्टि में, ठीक ना। और 48 है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली, उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन कौन सा भाव प्रकट करता है? गुरु के प्रति घृणा, गुरु के प्रति अपनापन, गुरु के प्रति शिष्य भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा। कौन सा है? गुरु के प्रति शिष्य भाव, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है। कह रहा है कि पथ शब्द का उचित समार्थी शब्द है मार्ग, भोजन, यात्री और पथिक। कौन सही है इसमें? जल्दी बताइए। इसमें मर्म होगा, ठीक ना। अब आगे दिया हुआ आपको, निम्न में कौन सा रीति काल के कवि हैं? तुलसीदास, कबीरदास, वृंद और सूरदास। वृंद। 150, आपका 150 क्वेश्चन खत्म। ओके, धन्यवाद।